नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस अपबाइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति से संबंधित जो बातें हैं उनको जोड़ करके एक जो इतिहास से संबंधित जो परिचय होता है उसको लेकर के आज अपन बातें करेंगे। उसके बाद में अपन जो रेगुलर क्लासें पढ़ेंगे उसमें अपन राजस्थान का जो इतिहास है उसकी अपन बातें करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी ये चीज समझते हैं कि इतिहास होता क्या है और इस इतिहास से संबंधित जो बातें अपने सामने लोगों ने रखी है, जिनको अपन इतिहासकार के रूप में जानते हैं, वो कौन थे जिन्होंने अपने को इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के जो बातें आप अपने सामने रखी है, जिन धर्म ग्रंथों में बातें हुई है, उन सब की अपनी यहाँ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं इतिहास होता क्या है। इतिहास को अपने को समझना है। इतिहास कितने प्रकार का होता है, समय के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति ने इसके बारे में बताया है, वो चीजें मैं आपके सामने रख करके बातें करूंगा। सबसे पहले ये समझ लो, एक इतिहासकार था जिसका नाम था मेल। उस मेल ने इस इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है और तीसरा आधुनिक इतिहास। ये भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, इनकी ही बातें यहां इसने की है। तो इतिहासकार मेल था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांट करके बताया। अपन चलते हैं इसके आगे, यहां पर इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा। देखो इतिहास शब्द का अर्थ तो सबसे पहले आपको समझना है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से, किस भाषा के शब्द से, कहां से हुई है, ये बातें अपन सबसे पहले करते हैं। अगर ये बातें अपने समझ में आ गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर इतिहास से संबंधित जो बातें हैं वो करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आज तक देखा है, जो मेरे इस पढ़ाने से लेकर के जो समय मैंने गुजारा है उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। वो क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने रखे हैं, उनसे संबंधित ही बातें मैं यहां करूंगा। अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी किताबें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, उसके अंतर्गत भी यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पॉइंट ऑफ व्यूज वहीं से उठाया है मैंने। तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं और इतिहास को समझना भी जरूरी है। इतिहास को अगर अपन समझ लेंगे उसके बाद ही अपन, चाहे वो भारत का इतिहास हो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, उसके अंतर्गत ही अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इतिहास शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति देखो, सबसे पहले यूनानी भाषा, यानी कि एक यूनानी राष्ट्र पड़ता है, क्षेत्र जो पड़ता है यूनान, उसमें एक भाषा का शब्द है और वो है हिस्टोरिया। उस हिस्टोरिया शब्द से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये समझो आप। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है हिस्टोरिया शब्द, चाहे वो हिंदी में लिखा हुआ है चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ आए। किस भाषा का शब्द है, तो यहां पर यूनानी भाषा का शब्द है। अब ये भी समझ लो आप, जो इतिहास शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो मैं आपको बता देता हूं। इतिहास जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है इति प्लस है प्लस आस। अब आपसे शब्द पूछा जाएगा कि कितने शब्द, तो आपको आंसर बताने होंगे 3 शब्द जिनसे इतिहास मिलकर के बना है। देखो आप समझो, जिस शब्द को आप तोड़ते हो ना तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर के वो शब्द तोड़ना त्रुटिपूर्ण यानी कि त्रुटि से रहित होता है। यहां पर आपको पता है जिसमें त्रुटि होती है उस शब्द को तोड़ना ही बेकार है। तो आप ये जो 3 शब्द है इति प्लस है प्लस आस, मैंने यहां पर यह भी बताया है कि इसका भी अर्थ निकलता है। इसका मतलब ये त्रुटिपूर्ण यानी कि त्रुटि से रहित है, त्रुटिपूर्ण शब्द नहीं है। अब यहां पर क्या अर्थ निकला उसका, ये देखो आप, यह निश्चय था। इसका मतलब ये शब्द सही है जो अपन ने तोड़ा है। इस शब्द में ये देखना कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। आप देखो, एक है अस धातु। आपको पता कोई सा भी शब्द बने उसमें धातु शामिल होती है,
और यहां पर आपको पता है इसमें लिट लकार है। अपन जब संस्कृत पढ़ते हैं उस संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं, यह भी चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इसमें लिट लकार शामिल है। यहां पर आपको पता है इसमें अन्य पुरुष शामिल है। अपन संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत की किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें लकार यानी कि जो पुरुष होते हैं, लकार तो 5 प्रकार के होते हैं, पर जो पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को ही अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, ये समझो आप। इस इतिहास में एक वचन शामिल है। आपको यह भी पता होना चाहिए वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, यह ध्यान रखो। एक वचन और बहुवचन, ये हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जब संस्कृत पढ़ते हो तो उसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी समझो। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो ये संस्कृत भाषा की है, बाकी हिंदी और इंग्लिश की बातें अलग है। तो देखो मैं बात करता हूं, इसमें इतिहास जो है हमेशा एक वचन में आता है, क्योंकि इसका प्लूरल कभी बन ही नहीं सकता, बहुवचन होता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो। बहुवचन क्यों नहीं होता है ये समझो पहले। बहुवचन इसलिए नहीं होता है कि उसके अंतर्गत कोई भी, जैसे कोई भी संज्ञा हो, कोई भी नाम हो, जिसका बहुवचन नहीं हो सकता। बहुवचन किनका नहीं होता है? जिनको अपन जैसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको तो अपन बहुवचन में काउंट कर लेते हैं, लेकिन जिसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वो कभी भी बहुवचन नहीं हो सकता, वो सिंगुलर भी होता है, एक वचन ही होता है। जैसे समुद्र है और उस समुद्र में अथाह पानी होता है, उसका कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। आप देखो, तो यहां पर इतिहास को आप पहचान सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन उसका कभी बहुवचन नहीं हो सकता। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि एक इतिहास है, 2 इतिहास है, 3 इतिहास। ये जो प्रकृति में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना आपको, यही तो इतिहास है, इसको महसूस कर सकते हो आप। इसलिए इतिहास हमेशा एक वचन में होता है। ये थोड़ी सी जो बातें थी, सेंसिटिविटी वाली बातें, जो आपको समझना होता है, अपने नजर में रखना होता है, अपने माइंड में इन चीजों को क्रिएट करना होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं आपको ये चीजें भी सामने रखूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आते हैं, आपको वो चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। जब जिस टीचर को इतनी बातों का अभ्यास होता है ना, फिर स्टूडेंट को सफल होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आपको समय के अकॉर्डिंग पढ़ाते समय ये चीजें भी आपको पढ़ाऊंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, ये ध्यान रखो आप। उसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो ग्रीस के लोग थे, उन ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप, अपने जो लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय जो भाषा होती है, उसमें यूज लेते हैं अपन जैसे हिस्ट्री बोलते हैं, ये हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहां पर हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मीनिंग तो चाहे वो भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे ग्रीस की हो, कहीं के भी हो, मीनिंग सिमिलर होती है सबकी। जैसे अपने बात कर रहे हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हिस्ट्री, चाहे STORY, ये ग्रीस के लोग हिस्ट्री बोल देते हैं, लेकिन इसका भी अर्थ निकलता है, ये ध्यान रखना। और अर्थ क्या है इसका? सिर्फ बुनना। जैसे आगे के PPT पे देखोगे आप, मैं देखता हूं, बता रहा हूं आपको, देखना। देखो मैंने स्त्री का शाब्दिक अर्थ नीचे बता रखा है, एक लाइन को आपको छोड़ना, उसके बाद नीचे वाली लाइन देखना। इसका अर्थ है बुनना था। अब बुनना था कहने का मतलब है, जो परिवर्तन देखते हैं उसको अपन समझते हैं, लिखते हैं बारे में, तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से घटनाएं जिनको बुनते हैं अपन, पिरोते हैं, संजोते हैं, वो बुनने से तात्पर्य सेंस होता है उसका। अब यहां देखो आप, जो ज्ञात घटनाएं हैं जिनके बारे में अपन महसूस करते हैं, अपने को पता लगता है, उनको व्यवस्थित ढंग से अपन क्या करते हैं, उनके बारे में क्रमबद्ध तरीके से समय के अकॉर्डिंग उनके बारे में चित्र प्रस्तुत करते हैं, और उनको कोशिश किया जाता है कि इनको सार्थक रूप से, सही तरीके से, सुसंबद्ध तरीके से लिख करके, पढ़ करके, चित्र बना करके लोगों के सामने रखा जाए। वो ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है, ये समझो आप। और ये भी समझो कि इतिहास को लिखने का जो श्रेय जाता है, अब कहीं ना कहीं इतिहास का प्रयोग तो किया है, अपन ने देखा है पीछे से कि यहां पर ग्रीस के लोगों ने इतिहास शब्द का यहां पर क्या किया है? प्रयोग किया है, और स्त्री शब्द दिया है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले जो इतिहास लिखने का जो श्रेय जाता है, वो कौन सा व्यक्ति है? थ्यूसिडाइडीज है, ये ध्यान रखना।
ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास को लिखने का श्रेय थ्यूसिडाइडिस को जाता है। थोड़ा सा थ्यूसिडाइडिस के बारे में, जन्म परिचय के बारे में भी अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पर थ्यूसिडाइडिस का जन्म 460 ईसा पूर्व में हुआ है, यह भी ध्यान रखो। और इसकी मृत्यु जो हुई है 390 ईसा पूर्व में हुई है, यह समझो। इसका मतलब 70 साल इसने जीवन व्यतीत किया है इस प्रकृति सृष्टि में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास को लिखने का श्रेय किसको जाता है, इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा था। तो यहां पर आपको बता देना, और आंसर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर आएंगे उसमें आपको टिक लगा के आना थ्यूसिडाइडिस। इसके आगे की भी थोड़ी बातें कर लेते हैं, देखते हैं अगली वाली पीपीटी में। देखो, इतिहास का प्रयोग से अर्थों में जो प्रयोग लिया जाता है, तो इसका प्रयोग दो अर्थों में लिया जाता है, यह ध्यान रखना। यह समझने वाली थोड़ी सी बातें होती है। तो देखो, पहला यहां बात करते हैं अपन, जो प्राचीन समय है या जो समय बीत चुका है, उस समय में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उनको अपन इतिहास कहते हैं। यह समझो। पहले तो पहला अर्थ तो इसमें अपन प्रयोग लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये चीजें चाहे एनसीईआरटी किताबें हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हो, उनमें इन चीजों का उल्लेख है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा, पता ही नहीं लगता एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। चाहे आईएएस की बात करो चाहे आरएस की बात करो, उनके अंतर्गत ये चीजें बहुत ज्यादा मायना रखती है और उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू फेस्ड करते हो, उनमें ये क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। आपका नॉलेज यही चेक किया जाता है कि यहां पर आप में नॉलेज कितना है, और आपके जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है वास्तव में आपको ज्ञान देने लायक था या नहीं था। उन चीजों की परख यही होती है, समझो आप। दूसरी बात, दूसरा जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के विषय में आपके क्या विचार है, क्या धारणाएं हैं, वो आपके सामने अर्थ में प्रयोग लिए जाते हैं। तो ये दो अर्थों में प्रयोग लिया जाता है इतिहास, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो, जो इतिहास है जो प्राचीन काल से यानी जो परंपरा के रूप में चला आ रहा है, जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। व्यक्ति जीवन में प्रयोग लेता है और उसको करता है और करके उसमें बदलाव करता है। ये एक तरीके से एक सिद्धांत है साइकोलॉजी में, करने का सिद्धांत, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत। तो ये देखो, जो नीचे लाइन दिखाई गई है आपको, यहां पर इस लाइन की मैं बात करता हूं। तो परंपरा से प्राप्त उपाख्यान है, समूह है, लोगों की कथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं। वीर गाथाओं का वर्णन जो महाभारत में देखने को मिलता है, क्योंकि वीरों ने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध महाभारत का युद्ध ही कहलाया था। उसमें भी तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है, या ऐतिहासिक कोई इतिहास को लेकर के जो साक्ष्य सबूत मिलते हैं। जैसे मान लो युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में युद्ध की जो सामग्रियां प्रयोग ली गई थी, कहीं ना कहीं साक्ष्य या सबूत थे, तो इसका मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य है वो। यहाँ पर जो कोई राजा महाराजा जो कोई महलों में रहता था, मंदिर मस्जिदें जो बनाता था, वो भी इतिहास को लेकर के साक्ष्य थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में अपना वर्णन करती है, प्रस्तुतिकरण करती है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझो। ये चीजें आपको पूछी जाएगी जब आईएएस आरएस के जो एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन करना होगा, जो सेकंड पेपर होगा, इंटरव्यू जो फेस करना पड़ेगा, उसमें ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, ये ध्यान रखो। आगे की पीपीटी की भी बात कर लेते हैं। देखो मैं बात करता हूं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा को भी समझना जरूरी है, इतिहास किसे कहते हैं। तो ये देखो, इतिहास की दो परिभाषाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके सामने पीपीटी में दिख रही होगी। पहली है अतीत। अतीत का मतलब होता है जो समय बीत चुका होता है, अतीत में जो घटनाएं घटित हो जाती है। अब आपको पता है घटनाएं कब घटित हुई, इसका मतलब यह समझ लो, मैं बता देता हूं आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि यह सृष्टि बनी कब थी। आपको ये इतनी डीपली नॉलेज कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता के जा रहा हूं आपको। ये जो डीपली जानकारी अगर देखने को मिलेगी आपको,
तो ये आपको हेमराज सर से ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीपली जानकारी वही बता सकता है जिसको लंबा एक्सपीरियंस होता है, लंबा एक्सपीरियंस के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करता है। आज मेरा इसमें लंबा संघर्ष रहा है इस हिस्ट्री से संबंधित जो चीजें, और आपको मैं हिस्ट्री ऐसी पढ़ा करके जाऊंगा जो कभी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इस वीडियो को बार बार देखना, इसको वीडियो को देखने के बाद आपको स्वतः ही हिस्ट्री ऐसी याद हो जाएगी, किताब उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी भी किताबें हैं मेरे वीडियो देखने के बाद सारी फीकी नजर आएगी आपको, क्योंकि पूरा ज्ञान मैं आपको इसी में दे दूंगा, समझा दूंगा यहाँ पर। और समझाने का तरीका आप देखना मेरा कितना सिस्टम से होगा, ये आप देखते रहना। तो पहले तो ये समझ लो, ये जो सृष्टि बनी थी ये आज से जो समय है 1 अरब 85 करोड़ वर्ष पहले ये सृष्टि बनी थी। तो आपसे समय पूछ ले कि सृष्टि की बनावट कब हुई थी, तो 1 अरब 85 करोड़ वर्ष पहले ये सृष्टि बनी थी, ये देख लेना। सृष्टि का निर्माता कौन था ये भी देखो। तो सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी थे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया था, ये ध्यान रखना। 2 बातें आपके सामने मैंने रखी है, दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत हिस्ट्री आकर के पढ़ा जाते हैं, पर बच्चों को जो नॉलेज देनी होती है ना हिस्ट्री को समझाने से पहले की, वो नॉलेज देते ही नहीं है। क्योंकि नॉलेज कब देते हैं, जब नॉलेज होती है तब दी जाती है। देखो जो टीचर प्लेटफॉर्म में खड़ा है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन बच्चों को पूरा ज्ञान देना भी एक टीचर का दायित्व होता है। कंपटीशन का दौर है मैं मानता हूं, लेकिन बच्चे का एक विकास होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पर विश्वास होता है वहां पर बच्चा टिकता है। तो देखो पहली बात, जो समय है जब सृष्टि बनी थी, उसके बनने के बाद जब मनुष्य पैदा हुआ था इस सृष्टि में, अब मनुष्य कैसे पैदा हुआ था उसकी भी मैं बातें करूंगा, संयम बनाकर रखें आप। आज से 25 लाख ईसा पूर्व में मनुष्य पैदा हुआ था, और उस मनुष्य ने जीवन जीने के लिए जो घटनाएं घटित की गई, वही घटनाएं यहां पर, जो उस घटनाओं में जो बदलाव किया गया, उसी समय से इतिहास की का जो समय है, इतिहास जो बन रहा था वही इतिहास कहलाया है। तो यह समझ लेना। आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास की उत्पत्ति कब हुई, तो 25 लाख ईसा पूर्व में हुई थी, यह समझना। अतीत में यह भी समझ लो, परिभाषा की अपन बात कर रही थी, तो अतीत में घटित घटनाओं की जो जानकारी है, और वो जानकारी जो ग्रंथ देते हैं ना अपने को, अब जैसे धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, ये इतिहास की जानकारी देते हैं, ये भी समझना। अभी उनकी भी बातें करेंगे अपन, ये ध्यान रखना। आपको हर पॉइंट की जानकारी यहां मिलेगी। आप मेरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जानकारी किस प्रकार से दी जाती है और सिस्टम से दी जाती है। तो अतीत में घटित जो घटनाएं हैं ना, उनकी जानकारी देने वाले ग्रंथों को ही इतिहास कहते हैं, यह समझ लेना। उनसे ही इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यह भी समझ लेना। देखो उसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करते हैं अपन। दूसरे शब्दों में मानव है, अब मनुष्य की उत्पत्ति है। अब जब से उसकी उत्पत्ति हुई है तो उसको जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं घटनाएं घटित तो की है। उन विशिष्ट घटनाओं का जो क्रमबद्ध अपन अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। तो ये 2 चीजें आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको परिभाषा सामने रख दी मैंने, और इस परिभाषा के माध्यम से लगभग भी मैंने 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो अपबाइंड का प्लेटफॉर्म है ना, ये अपबाइंड का प्लेटफॉर्म आपको इतना खतरनाक ज्ञान प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि यहां पर जो फैकल्टी काम करती है ना, बहुत विद्वान, और यहां पर जो विदुषी आती है ना महिलाएं भी, वो काफी ज्ञान लेकर के आती है, उनसे आपको काफी ज्ञान मिलेगा, ये ध्यान रखना।
आगे की बात करता हूं मैं, आगे की पीपीटी पे चलता हूं थोड़ा सा। देखो, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं ना, अब विषय कौन सा होगा आप जानते हो, हिस्ट्री ही होगा, वो इतिहास ही होगा। उसमें अब तक जितनी भी घटनाएं घटित होती है, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के, जीवन जीने से लेकर के, धर्म अपनाने से लेकर के, राजा बनने से लेकर के, राजा का विवाह से लेकर के, युद्ध अभियान के दौरान यहां पर भारत में शासन करने से लेकर के, ये सब विषय हैं और ये सब इतिहास में आते हैं, ये समझो। और वो जो जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनका कहीं ना कहीं संबंध होता है, और ये संबंध समय के अकॉर्डिंग होता है, उनका यहां पर वर्णन किया जाता है, ये ध्यान रखना। यही तो इतिहास है, ये समझ लो आप। उसके बाद बातें करता हूं आगे की। यद्यपि इतिहास का आरंभ है, अब आपको पता होना चाहिए, चलो अपन बात कर रहे थे कि इतिहास का प्रयोग सबसे पहले, लिखने का प्रयोग कहां पर हुआ, इतिहास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, लिखित रूप किसने प्रदान किया, ये तो अपन ने बातें की थी। लेकिन इसका प्रारंभ कहां पर हो चुका था, तब इसका प्रारंभ जो हुआ था वो एशिया महाद्वीप में हुआ था, ये ध्यान रखना, क्योंकि महाद्वीप भी तो पूछा जाएगा। एक बड़ा रूप होता है, एक छोटा रूप होता है। तो जहां पर जो ग्रीस के लोग हैं, कहीं ना कहीं उस महाद्वीप में तो रहते थे। वो यूनानी किस महाद्वीप में आते थे, तो उनकी भी तो बातें करें अपन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। इतिहास का आरंभ एशिया महाद्वीप में हुआ था, लेकिन इसका जो विकास हुआ था, जो इसका विस्तार हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था, वो कौन से महाद्वीप में हुआ था, तो ये ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख लेना जितनी कंपटीशन लगेगी ना, उसमें हूबहू लाइन उठा करके, लाइन उठ करके ही क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चा ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझ लेता है ना, उसको फिर किसी प्रकार की दिक्कत होती ही नहीं है। और यही तो किताब का रूप लेगी बाद में, ध्यान रखना। जो मैं यहां पढ़ा दूंगा, एक दिन आपके सामने किताब बन करके आएगी है, तो पहले वीडियो देखो ना, किताब की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब जब भूल जाते हो, वीडियो उठाओ और देखो। अप बाइंड का प्लेटफॉर्म आपके सामने रखा हुआ है, आपके लिए ही तो बना है यह। अगर जो कमियां हैं उनको दूर करो, जिस सब्जेक्ट की कमियां हैं उनको दूर करो। तो देखो, आगे की बात करता हूं, इसके आगे। और सबसे पहले इतिहास की पहचान करनी है अपने को। मैंने बात की थी कि सृष्टि को बनने से लेकर के, लेकिन यहां इस पीपीटी में मैं फिर बात कर रहा हूं आपके सामने कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अब मनुष्य की जो उत्पत्ति है, उसी से तो इतिहास की पहचान हुई है, ये भी समझ लो। तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज दिया है आपके सामने, इतिहास की पहचान और मानव की उत्पत्ति। आप देखो, जब ये प्रकृति बनी थी, उसके बाद में यहां पर जल संभव नहीं था। अब यहां जल जब संभव होगा तभी जाकर के सब विकास होगा, क्योंकि इस जो देख रहे हो ना आप, इसमें तीन तत्व पाए जाते हैं। यहां पर ईश्वर है, प्रकृति है, और यहां पर आत्मा है। ये तीन तत्व होते हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ये चीज ध्यान रखना। अगर यहां पर जीवन यानी कि जल है ना, तो ये तीनों तत्व क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जल को संभव बनाया गया। उस जल में छोटे छोटे जीव पैदा हुए, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये साइंस मानती है। और समय के अकॉर्डिंग इस जीवों में विकास हुआ, ये ध्यान रखना। क्या हुआ, विकास, यानी उसके आकार में परिवर्तन हुआ। मैंने वो जो पीपीटी में जो चित्र देना था, वो चित्र दिया नहीं भैया ने, ये गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो चित्र भी बताता। तो यहां पर क्या हुआ, उस जीव जल के अंतर्गत छोटे छोटे जीव पैदा हुए। उन जीवों को नाम दिया गया जलीय जीव। कुछ जीव ऐसे थे जो जल से निकल करके स्थल पर आए, और स्थल पर आकर के उन्होंने विचरण किया, उनको नाम दे दिया गया स्थलीय जीव। कुछ जीव ऐसे हुए जिनके अंग विकसित हुए, यानी कि पंख विकसित हुए, और वो उड़ने लगे, धरती पर चलने लगे, उनको कह दिया गया उभयचर जीव।
कुछ जीव ऐसे थे जिनके स्तन विकसित हुए, उनको अपन दुधारू जीव के नाम से जानते हैं, उनको अपन ने नाम दे दिया गया स्तनधारी जीव। ये ध्यान रखना। उन्हीं जीवों में से कहते हैं कि यहां पर एक बंदर जैसा जीव भी था, जिस जीव में बंदर के समान लक्षण थे, लेकिन उस बंदर के पूंछ नहीं थी, आगे से झुका हुआ था, लेकिन कभी कभी वो खड़ा भी हो जाता था। शरीर पर लंबे लंबे बाल थे, ये ध्यान रखो। लंबे लंबे पैर थे, पैरों में लंबे लंबे नाखून थे, हाथ लंबे लंबे थे और हाथों में लंबे लंबे क्या थे, नाखून थे, ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर बंदर जैसी आकृति थी, लेकिन समय के अकॉर्डिंग उसके आकार में परिवर्तन हुआ और कहते हैं कि उसी बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। यहां पर एक बंदर भी पाया गया है इस प्रकृति में, ध्यान रखो, जिसको नाम दिया गया श्वेत भ्रूगिवन नामक बंदर। यह बंदर जो था असम में था, लेकिन मानव जैसा दिखने वाला बंदर था, यह ध्यान रखना, जिससे साइंस अनुमान लगाती है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है। यह भी समझना, ये चीज कोई नहीं बताएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ते हो, 11वीं और 12वीं, 9वीं और 10वीं, कहीं ना कहीं इन किताबों में इस बात का उल्लेख मिलता है। और क्वेश्चन कहां से आते हैं यह आप समझ लेना। जो टीचर इन किताबों को छू करके पढ़ा रहा ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो। टीचर लाइन तो कोई सी भी देखो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, चाहे 1st ग्रेड, या आरएस हो चाहे आईएएस हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये तो समझ लेना। ये मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे ने सीरियस होकर के इन चीजों को पढ़ लिया ना, किसी प्रकार की दिक्कत आएगी ही नहीं, ये मैं कह रहा हूं। और उसके बाद उसको लगता है कि सर मेरा अभी 1-2 अटेम्प्ट है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगर बच्चा एक सिलेबस को रख करके सिलेबस अकॉर्डिंग उसके वीडियोस देखता है, उसको पढ़ता है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होता है, ये भी दिमाग में बांध लेना। बार बार किताबें और टीचर को रिपीट करता है ना, बदलता है ना, सिलेक्शन आसान नहीं है, ये मैं कहता हूं। तो ये चीज आप, पहला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये समझ लेना। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। आप जितने भी एग्जाम में पेपर जो दे चुके हैं, हो चुके हैं, उनको उठाकर देख लेना। मैं पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि किसी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो, पॉइंट दूसरे की भी बात करता हूं कि विश्व के सबसे पहले जो मानव की जो उत्पत्ति है ना, विश्व में सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई है ना, उसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानते, यह समझ लेना। कौन से महाद्वीप से मानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। देखो, दोनों पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से मानते हैं, इसलिए ऐसा बंदर को नाम दिया गया श्वेत भ्रूगिवन। ये जो बंदर था, यह भारत में स्थान पड़ता है, एक राज्य पड़ता असम, उसमें पाया गया था। ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। इसके अलावा आपको यह समझना है कि सबसे पहले विश्व में मनुष्य की जो मानव की उत्पत्ति है, यह कहां पर हुई है? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई है, ये ध्यान रखना। अगर उस अफ्रीका महाद्वीप में भी मैं स्थान की बात करूं तो देखना, एक स्थान पड़ता वहां पर केनिया प्लस इथोपिया, इसके बीच में स्थान है ये, जहां पर ये मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं, ये समझ लेना। कौन सा स्थान है? केनिया प्लस इथोपिया, यानी कि केनिया और इथोपिया के बीच में कोई जगह है जहां पर ये जो मनुष्य हैं उसके साक्ष्य मिले थे। और इस मनुष्य की जो उत्पत्ति है ना, वर्तमान समय से 25 लाख ईसा पूर्व हुई थी, ये समझ लेना। कई बच्चों के तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईसा पूर्व गुरुजी होता क्या है, ईस्वी क्या होता है, तो मैं ये चीज भी समझा देता हूं, क्योंकि टीचर वही समझा सकता है जिसको काफी डीपली नॉलेज होगी। मैं बात करता हूं, यह समझना भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को तो यह पता नहीं है कि वर्तमान में जो कैलेंडर है ना, जिसमें समय देखते हैं अपन, उसको किस नाम से जानते हैं, बच्चों को तो यही पता नहीं है। आप उठा के देखना किताबें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं,
इनमें से कहीं ना कहीं एक चीज जगह पर देखने को मिलेगा आपको। वर्तमान में जो कैलेंडर है ना, वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ये समझ लो। और ये जो कैलेंडर है अपने को समय दिखाता है, ये पता होना चाहिए आपको। यहां पर जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, यानी ईसा मसीह के जन्म के जब जन्म हुआ था उस जन्म पर इसका नामकरण हुआ है, ये समझो आप। अब लेकिन प्रकृति तो पहले ही बन चुकी थी, मनुष्य की उत्पत्ति तो ईसा मसीह के जन्म से पहले हो चुकी थी, सही है या गलत? तो काफी समय बीत चुका था। अब ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व ही कहलाता था, ये ध्यान रखना। और ये समय था जो हमेशा घटते हुए क्रम में दिखाया जाता। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। महात्मा बुद्ध का जन्म जैसे 563 ईसा पूर्व में हुआ और इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। तो देख लो आप, घटते हुए क्रम में है कि नहीं है? 563 ईसा पूर्व जन्म है और मृत्यु 483 ईसा पूर्व है। तो 563, 562, 61, 60 है कि नहीं है? इसका मतलब ये घटते हुए समय है और इसको ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसे लैटिन भाषा के बीसी शब्द से दर्शाया जाता है, ये समझना। अब देखो बीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी मैं बता देता हूं। यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जेसियस क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह से के जन्म से पहले का समय। इसको शॉर्ट में बीसी लैटिन भाषा का शब्द उससे प्रदर्शित किया जाता है, जो मैंने यूज किया है, ये समझ लो। कहां पर? यहां पर। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है तो ये आपको पता होना चाहिए, बीसी है। कौन सा शब्द है ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बीसी कौन सा शब्द है? बीसी शब्द है लैटिन भाषा का, ये ध्यान रखना। बीसी शब्द है, ये ध्यान रखना। अब ये भी देख लो आप कि यहां पर उसके बाद में ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद का जो समय है वो ईस्वी के नाम से जाना गया और उसे लैटिन भाषा के एडी शब्द से अर्थात अन्नो डोमिनी शब्द से दर्शाया गया और यह समय ईस्वी के नाम से कहलाया गया। और यह समय बढ़ते हुए क्रम में, जिसको अपन क्या कहते हैं, आरोही क्रम में दर्शाया गया, यह भी समझ लेना। ये बीच में शब्द आ चुका था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो चीजें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी। उसके बाद में जब आदि मानव का जब जन्म हुआ है, जब मनुष्य का, जिसको आदि मानव, क्योंकि जिसको जीने का, पहनने का और खाने का तरीका और सलीका ही पता नहीं हो, उसको तो अपन आदि मानव के नाम से ही जानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नाम से ही पुकारा गया है। अब यहां पर इसने जो जीवन में बदलाव किया गया है, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इसने पत्थरों का प्रयोग लिया है, ये भी समझो। औजार के रूप में तो पत्थरों का प्रयोग लिया, उसके भी साक्ष्य मिले, ये भी समझो आप। देखो, इस आदि मानव ने औजार के रूप में हस्त कुठार, जिसको अपन कुल्हाड़ी बोलते हैं, पहले इसको हस्त कुठार, क्योंकि हाथ में पकड़ करके इसको पीटा जाता था, इसलिए हस्त कुठार कहलाया है, जिसको कुल्हाड़ी के नाम से जाना जाता था, यह समझ लेना। इसके दौरान इसकी जो निर्माण किया गया, उसके बाद में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मैं बता देता हूं, जो जमीन में खोद करके सामग्रियों को निकालने का काम करता था, जिसको नाम दिया गया भूगर्भ वैज्ञानिक, और उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इस रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी, ध्यान रखना, ये काफी क्वेश्चन पूछा जा गया है, ध्यान रखना। 1863 ईस्वी के अंतर्गत इसने इस कुल्हाड़ी को खोज करके निकाला था। यहां पर ये जो कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ी एक स्थान है और उस स्थान का नाम है पल्लवरम। क्या नाम है? पल्लवरम। और ये जो पल्लवरम है ये कहां पर पड़ता है? भारत में एक स्थान पड़ता, मद्रास। उस मद्रास नामक स्थान से मिली थी, ये ध्यान रखना।
अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं आपको कि यहां पर क्वेश्चन पूछने का सबसे अच्छा तरीका है, और बार बार जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखो एक बार। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले किस औजार का निर्माण किया गया? तो आप में से उसमें दिखाया जाएगा कि यहां पर मर्दभांड, यहां पर हस्तकुठार, यहां पर उस समय पत्थर के पेबल्स, या इसके अलावा या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। यह ऑप्शन में होगा। तो आपको पता जिसका साक्ष्य मिला उसी की अपन बात करेंगे, तो हस्तकुठार आंसर होगा। हस्तकुठार नामक सामग्री की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने आदि मानव का सर्वप्रथम जो औजार निर्मित था उसको कब खोजा गया? तो 1863 ईस्वी में। हस्तकुठार कहां पर मिला? तो मद्रास नामक स्थान पर, यानी कि पल्लवरम नामक स्थान में, जो मद्रास में पड़ता है। कब किया गया उसकी खोज, कब मिला? तो 1863 ईस्वी में उसकी खोज हुई थी। किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। यह आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो गए ना यहां पर, तो दिक्कत ही नहीं है रे बाबा, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह समझ लेना, मेरा वीडियो सीरियस होकर के देख लेना। उसके आगे की बात करते हैं अपन, देखते हैं आगे की पीपीटी। देखो, जब अपन ने बात कर रहे थे आदि मानव की, यहां पर आदि मानव की उत्पत्ति के लेकर के सामग्री की भी अपन ने बात की है, लेकिन भारत में भी जो आदि मानव है, जो मनुष्य है, उसके साक्ष्य मिले हैं, ये भी समझो आप। क्योंकि बंदर के साक्ष्य भारत में मिले हैं, तो मनुष्य के भी साक्ष्य तो मिले हैं कहीं ना कहीं। तो मैं बात करता हूं महाराष्ट्र का एक स्थान है, महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है बोरी नामक स्थान, और उस बोरी नामक स्थान से खुदाई की गई, जमीन को खोदा गया। उस उत्खनन में कुछ अवशेष ऐसे भी मिले हैं, और उनके अवशेषों के आधार पर ही मानव की जो उत्पत्ति है वो मानी गई है 14 लाख वर्ष पहले। कब पहले? 14 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि कई सामग्रियां और अवशेष यहां पर मिले हैं। इस मिलने के कारण पर ही मनुष्य की उत्पत्ति कब मानी गई है? 14 लाख वर्ष पहले मानी गई है, यह ध्यान रखना। उसके दौरान ये जो आदि मानव था कहीं ना कहीं रहता होगा, बसता होगा, उसकी भी बातें कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा देखो कि यहां पर इतिहास की पहचान और मानव की उत्पत्ति से संबंधित बातें तो हो ही रही है। उनमें से जो ये आदि मानव था, इसकी कोई जाति बताते हैं, लोग मानते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने इसका अपने पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तो देखो, मानव की जो जाति थी, आदि मानव की, वो जाति थी नेग्रिटो। कौन सी जाति थी? नेग्रिटो। ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई से एग्जाम में आए कि आदि मानव की जाति थी, तो आपको पता होना चाहिए जातियों के नाम में, उसमें शक है, कुषाण है, हूण है, कुछ भी दे सकते हैं, पारसिक है, यहाँ पर जरासन, मतलब कहने का मतलब रिपुंजय है, कुछ भी जातियों में से कोई सा भी आएगा। अरे 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा नेग्रिटो, या उसमें से ऑप्शन हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जब पता है नेग्रिटो, तो फिर उपयुक्त, नेग्रिटो शब्द नहीं आ सकता, तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये चीजें कोई टीचर नहीं बताएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मानव की एक जाति है, वो है नेग्रिटो। ये जो आदि मानव था, करता क्या था? तो मैं बता देता हूं आपको। मनुष्य उस समय, जो आदि मानव था, उस समय जन्म लेने के दौरान जो जंगली जानवर थे उनके साथ घूमता फिरता रहता था, क्योंकि खुद को खाने का, पीने का, जीने का, रहने का सलीका था ही नहीं। जैसे जानवर अपना जीवन व्यतीत करते थे वैसे ही मनुष्य करता था, क्योंकि मैंने आपको एक सिद्धांत बताया है, करके सीखने का सिद्धांत। जो जंगली जानवर करेंगे वो ही मनुष्य करेगा। जैसे जंगली जानवर भूखेंगे वैसे ही मनुष्य भूखेगा, वैसे ही आवाजें निकालेगा। अब आदि मानव प्रयोग कर रहा तो वो पहचान जाएगा कि ये आवाज किस जानवर की है। समझ लो आप। अब मनुष्य को जब पता है भूख लगेगी, तो उसको या तो जंगलों में कंदमूल फल मिलेंगे, या फिर छोटे मोटे जो जानवर है
जिनको वो मार सकता है, उनको भक्षण कर सकता है, उनको मार करके वो क्या करेगा, खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करेगा। ये समझ लो आप। तो यहां पर उसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, शिकार करना, और शिकार करके वो क्या करेगा, कच्चा मांस का प्रयोग करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां कच्चा मांस का प्रयोग करेगा तो इसका मतलब मुख्य कार्य तो उसका कच्चा मांस है या शिकार करना है। अब यह भी पता होना चाहिए, जब आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं तो ये आदि मानव का जो जहां पर ये रहता था, इसका रहने का स्थान कौन सा था, यह आपको पता होना चाहिए। तो रहने का स्थान का भी मैं बात करता हूं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडेंस। रहने का स्थान था भीमबेटका। और ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका आपको पता है जहां पर अपनी नर्मदा नदी है और जहां पर सोहन नदी है, ये जो बहती है ना, उसके बीच में स्थान पड़ता है ये। वहां पर उस स्थान को नाम दिया गया भीमबेटका। एक टापूनुमा स्थान है ये, जो काफी उपजाऊ है। और इंसान जहां पर जमीन उपजाऊ होगी, जहां पर पानी उपलब्ध होगा ना, वहां पर ही वो रहेगा। ये समझ लेना। तो इसका मतलब इतिहास के स्रोतों से संबंधित जो इतिहासकारों ने जो बातें की गई है, उनका कहीं ना कहीं आपस में संबंध तो मिल रहा है। सही है या गलत है? मैंने बातें सही की है, सिस्टम से की है। कोई बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो आप देखो, जहां पर ये भीमबेटका, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र, वहां पर ये रहते थे, ये समझो। तो रहने का स्थान, रेजिडेंस जो था, यहीं पर था। भीमबेटका से और भी चीजों के बारे में जानकारी मिली है, ये समझो आप। ये जो भीमबेटका जो स्थान था, ये प्रसिद्ध क्यों था, तो मैं बता देता हूं। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, आपको मैं समझाऊंगा प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है, जिसमें आदि मानव की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, और उसने जीवन जीने के लिए छोटा मोटा बदलाव किया है ना, जिसमें जीवन की शुरुआत हुई है, वही काल प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें उसने जीने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, पत्थरों को माध्यम बनाया है। वही समय प्रागैतिहासिक काल है, ये समझो आप। इस प्रागैतिहासिक काल है वो चित्रकला के लिए जाना जाता था। और ये जो मनुष्य आदि मानव था जो रहता था, उस समय को हिम युग के नाम से जाना जाता था, ये समझ लेना। पहली बात तो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। प्रागैतिहासिक कालीन में जो आदि मानव ने चित्र बनाए थे, उसके लिए प्रसिद्ध था भीमबेटका। और ये जो मनुष्य का जो युग था ना, वो हिम युग कहलाया था, ये भी समझ लेना। ये चीजें कोई नहीं बताएगा। टीचर में ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। टीचर की तैयारी करने वाला तो इन वीडियो को बार बार देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आते हैं, जहां पर एनसीईआरटी किताबें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें होती है, वहां से आते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं है। आज तक मैंने इतने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लासेस में, किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं इन चीजों को। बच्चों को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। फिर भी टीचर को इतने स्रोत मिल ही नहीं रहे जहां पर वो टीचर इतनी चीजों का वक्तव्य लोगों के सामने, छात्र एवं छात्राओं के सामने रख सके। लेकिन मैंने काफी लंबे संघर्ष के दौरान इन चीजों को इकट्ठा किया और ऐसे बच्चों के सामने मैंने रखा। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों का कैसे भी करके बेरोजगारी से निजात मिल जाए और वो इस जीवन को जिए और समाज में अपने पंख फैला करके आसानी से उड़ सके और मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सके। बस यही तो टीचर का लक्ष्य होता है और छात्र का उद्देश्य होता है। देखो, इसी भीमबेटका के अंतर्गत काफी गुफाएं भी मिलती है। अब गुफाएं क्यों मिलती है पता ही नहीं है, मैं बता देता हूं। आदि मानव पहले रहने का उसके पास कोई आवास नहीं थे, घुमक्कर जीवन था।
घूमता फिरता रहता था, इसका मतलब अस्थायी निवास थे, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, पशु पक्षियों के साथ संग रहता था, घूमता फिरता रहता था, इसलिए गुफाएं भी मिली है। पर मिली कहां से हैं, यही तो क्वेश्चन आता है। तो मैं बता देता हूं, यहां पर एक स्थान पड़ता अब्दुल्ला गंज, और ये अब्दुल्ला गंज रायसेन में है। कहां पर है, रायसेन। और ये भीमबेटका है, और भीमबेटका के अंतर्गत, भीमबेटका कहां है, तो नर्मदा नदी और सोन नदी घाटी पर है रे। ये समझ लो क्वेश्चन कहां से आएगा जब पूरी चीजें ही आपको पता है। तो यहां पर भीमबेटका नेग्रिटो जाति रहने के लिए, उस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर अब्दुल्ला गंज नामक स्थान जो रायसेन में पड़ता है, वो आदि मानव में गुफाओं के लिए, आदि मानव की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको रखने ही पड़ेंगे मेरे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, मेरे मित्रों, आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार बेरोजगारी से निजात मिल जाए, बस फिर क्या है, बाकी विद्वान तो बाद में भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे की बात करता हूं। देखो, बात करता हूं इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। यह समझ लो, क्योंकि इतिहास में काफी परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन को समय के अकॉर्डिंग जो बदलाव हुआ है, उसको अपन वर्गीकरण के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि समय को बांटा गया है। इतिहासकारों, विद्वानों ने उसको समय को बांट दिया गया और उसका वर्णन कर दिया गया, वही इतिहास का वर्गीकरण कहलाता है, यह समझ जाओ। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है, 3 भागों में। इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, 3 भागों में, यह समझ जाओ। तो देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक है प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर। प्रामाणिक का मतलब है जहां पर सबूत, साक्ष्य मिलते हैं, वो प्रमाण कहलाते हैं अपन। तो यहां पर प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर बांटा गया है उसे। देखो, इस प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर उसको नाम दिया गया प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल। यह समझ जाना, ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है प्राक और दूसरा शब्द है इतिहास। मैं फिर बता देता हूं, प्रागैतिहासिक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्राक प्लस इतिहास। इसे प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर नामकरण हुआ है। प्राक शब्द का अर्थ होता है पाषाण। इसका मतलब यह समय पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, यह समझ लो आप। देखो, कहने का मतलब यह है रे, एक तरीके से आप इनको यह भी कह सकते हो कि आदि मानव के द्वारा यहां पर इसे पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल के नाम से इसे जाना गया है, यह समझो। यहां पर दूसरा जो यहां पर विभाजन हुआ है, वो विभाजन यहां पर उपकरणों के आधार पर, किसके आधार पर, उपकरणों के आधार पर हुआ है, यह समझ लेना। उपकरणों के आधार पर इसको नाम दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किस दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, इतिहास का जो विभाजन हुआ है वो उपकरणों के आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ है, उपकरणों के आधार पर। तीसरा बात करें अपन तो कालखंड के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, कालखंड के आधार। लेकिन देखो, उपकरणों के आधार पर इसको नाम दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल। किस नाम से जाना जाता है इसको, आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल जाना गया ना, उसी के आधार पर इसको आद्य ऐतिहासिक काल नाम जाना गया। तीसरा देखो, कालखंड के आधार पर इसको नाम दिया गया ऐतिहासिक काल। इसका मतलब समझ गए आप, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सेंटर की एग्जाम हो, चाहे किसी की भी एग्जाम हो। किसकी एग्जाम हो, वो सेंटर की एग्जाम हो, चाहे किसी की भी एग्जाम हो, यह ध्यान रखना।
हर एग्जाम में पूछा जाएगा वो, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। देखो आगे की भी बात कर लेते हैं, आगे चलता हूं मैं इसकी आगे की। देखो अपन ने बात कर रहे थे यहां पर प्रागैतिहासिक काल, और उस प्रागैतिहासिक काल में अपन नाम देते हैं यहां पर, क्योंकि प्रागैतिहासिक जो काल है यहां पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। एक बार देखो, एक है पुरापाषाण काल। इस पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक, इन्होंने टाइपिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है, सॉरी, पेलियोलिथिक है, नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोटेड कर लेना। मैं टाइपिंग में जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें मैं इसको सही करवा लेता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देखना, इसको नाम दिया गया है पेलियोलिथिक। किस नाम से? पेलियोलिथिक के नाम से जाना गया है, ये ध्यान रखना। पेलियोलिथिक के नाम से इसे जाना गया है, ये ध्यान रखना। दूसरा है मेसोलिथिक। तीसरा है यहां पर जिसको अपन नाम दिया जाएगा नियोलिथिक, लेकिन यह है पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं, नवपाषाण काल को नियोलिथिक कहते हैं, यह ध्यान रखना। अब यहां देखो आप, ये जो पुरापाषाण काल है, ये इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो इसकी उत्पत्ति ये ध्यान रखना 25 लाख ईसा पूर्व में हुई है। ये गलती है यहां पर, थोड़ा सा इसको सुधार लेना। 25 लाख ईसा पूर्व में कब हुई है? 25 लाख ईसा पूर्व में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, कब हुई है? 25 लाख ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखना। 25 लाख, ये पॉइंट नहीं है 2.5 लाख समझ रहे हो आप, नहीं, 25 लाख ईसा पूर्व में हुई है। तो मैंने भी तो ये बात की थी कि आदि मानव की उत्पत्ति 25 लाख ईसा पूर्व में मानते हैं, और यहां पर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इस पुरापाषाण काल को 1 लाख ईसा पूर्व तक मानते हैं। यह टाइम पीरियड थोड़ा सा संभावित टाइम पीरियड है। इसके लिए अगर अपन ऑथेंटिक सबूत की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक अनुमानित समय है। प्राचीन जो इतिहास है वो एक अनुमानित समय पे चलता है। फिर भी मैंने जहां तक सबूत की बात की है तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं। इसका जो समय है वो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व, कब से जिसका समय एंडिंग में है ना इसका, उसका स्टार्टिंग हो जाता है। तो मैंने सही बात की है, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के यहां पर 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल का समय है, यह समझ जाओ आप। अब यहां पर उस समय के समाप्त होने के बाद नया जो समय शुरू हुआ है और जिसको नाम दिया गया वो है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। और यह समय 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व, आपको तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईस्वी किसे कहते हैं। मैंने यह भी क्लियर आपके सामने कर दिया, कोई डाउट आपके सामने मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं चलता हूं सिस्टम और सबूत के अकॉर्डिंग। बच्चा कभी त्रुटि कर ही नहीं सकता। बच्चा इतना खतरनाक यहां सीखता है, ये ध्यान रखो। पहली प्रेफरेंस बच्चे की होती है कि इतिहास की अगर चीजें अपने को सीखनी है और इतिहास का कोर्स लेना है तो हेमराज सर को याद करो, बस सारी दिक्कतें दूर। क्योंकि मैंने जो अध्ययन कॉलेजों में पढ़ाया है, जो कंपटीशन के दौर से मैं लंबे समय से चला आ रहा हूं, मुझे बच्चों का हित करने में सबसे बड़ा आनंद आता है, यही मेरा लक्ष्य है। खुद के जीवन की तरफ ध्यान देकर कम देख करके मैं बच्चों की तरफ ज्यादा देता हूं। मैं काफी प्रयास और संघर्ष बच्चों के लिए ही करता हूं, चाहे उसमें समय लग जाए, लेकिन अपन बात करते हैं क्लियर। उसके बाद में देखो आप, यहां पर जो नवपाषाण काल का समय है, जिसके समाप्त होने के बाद,
क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की बातें हो रही है, उसके बाद ही तो आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को तो 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इतिहास का वर्गीकरण हुआ वो 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल उसका एक हिस्सा है, उसको भी 3 भागों में। और इसके समाप्ति के बाद मैं इसको किसके नाम से, आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका पुरापाषाण काल। समझो आप, अब पुरापाषाण काल की बात करें अपन तो देखो अगली पीपीटी में कि पुरापाषाण काल का 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के यहां पर 1 लाख ईसा पूर्व का समय है, और उसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और यह मनुष्य जीने के लिए कच्चा मांस का प्रयोग करता था, जंगलों में घूमता था और कंदमूल फल खाता था। सही है गलत है? सही है। तो कच्चा मांस का प्रयोग करता था। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, गुरुजी क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम्हें बता देता हूं ना, डरने की बात कहां है, ये समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदि मानव के द्वारा कच्चा मांस का प्रयोग किस काल में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए पुरापाषाण काल। जब हेमराज सर आपके सामने, तो डाउट किसी प्रकार का नहीं। सबूत की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उठाओ ना, एनसीईआरटी किताबें उठाओ ना, डरने की क्या जरूरत है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा हो, पर मैं कह रहा हूं ना, टॉपिक बता रहा हूं ना, पेज नंबर बता रहा हूं ना, चले जाओ ना, उसको समझा दो कि भाई तू ये कर रहा है, हमारे हेमराज सर ये कर रहे हैं। देखो उसके बाद में जो ये मनुष्य था, जिस दौरान मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वो यहां पर आदि मानव के नाम से जाना गया है। ये भी अपन ने बातें की है। और ये मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था। कंदमूल, इसने कंद की जगह नंद कर दिया। कंद है ये जो जंगलों से मिलता है, कंद है, जड़े हैं जिनको मूल कहते हैं अपन, फल है, इनको खा करके क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद में ये शिकार करता था। भाई मेरे सशंकर का आएगा, शिकार क्या करता था, ये शिकार करना, और शिकार करेगा, जानवर मारेगा और फिर कच्चा मांस खाएगा। सिस्टम से चलो। उसके बाद में इस दौरान उसने आग की खोज की गई। अब आग की खोज किस प्रकार से हुई है, मैं बता देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, मनुष्य भूख से व्याकुल था, इसलिए शिकार के लिए जंगल में चला गया। वहां पर एक हिरण का बच्चा था, वो उसको आदि मानव को देख करके भागने लगा, क्योंकि आदि मानव निर्वस्त्र के बिना था, वस्त्र पहन नहीं रखा था, निर्वस्त्र था। अब आपको पता, बिना कपड़ों के आदमी इंसान हो तो उसको तो अच्छा देख करके भी अच्छे लोग डर जाते हैं। तो जानवर क्या चीज है, सही है गलत है? तो यहां पर वो भी ऐसा ही हुआ। इसने क्या हुआ, एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा करके उस जंगली जानवर के पीछे मारा। यहां पर वो जंगली जानवर इस पत्थर से घायल होकर के आगे जाकर के गिर गया, लेकिन ये पत्थर दूसरे पत्थर से टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई, और वहां पर जो घास फूस पड़ी थी, क्योंकि जंगल ही थे पहले, ये घास फूस में क्या हो गई, आग लग गई, और इस प्रकार आग की खोज हुई है। लेकिन यहां पर अभी प्रयोग नहीं लिया उसने, यह सबसे बड़ा चीज है। आग की खोज हुई है पर प्रयोग नहीं लिया, यह समझो पुरापाषाण काल में। पर प्रयोग कब हुआ है वो भी बात कर लेते हैं। संयम तो रखो थोड़ा सा। तो देखो यहां पर खाद्य संग्राहक था, यानी कि आखेट प्रणाली, शिकार की प्रणाली प्रयोग लेता था, भोजन जुटाता था बेचारा। यहां पर देखो गुफाओं में रहता था, मैंने बात की थी कि यहां पर गुफाओं के साक्ष्य अब्दुल्लागंज, रायसेन जो भीमबेटका में पड़ता है, वहां पर मिले हैं। तो यहां पर खाद्य संग्राहक था, गुफाओं व वनों में क्या करता था, निवास करता था, ये समझ लेना। बिना पूंछ का बंदर था, मैंने किया है बात आपसे कि यहां पर पूंछ नहीं थी उसके, और वहां पर क्या करता था, वो जंगलों में निवास करता था, ये भी समझ लेना। और इसके अलावा भी आप देखो कि बिना वस्त्र, निर्वस्त्र रहता था, वो बिना वस्त्र के रहता था, ये समझो। अस्थायी निवास था, स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि स्थायी निवास तो जो वर्तमान में तुम बिल्डिंगें देख रहे हो ना, यहां पर चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो,
वो स्थायी होता है, और अस्थायी का मतलब है जो झुग्गी झोपड़ियां बना ले, लकड़ी घास फूस से बना ले, गुफाओं में रहे, यहां पर रहे। वो जैसे झुग्गी झोपड़ियां लकड़ियों से बनाना तो स्थायी निवास में आ जाता है, लेकिन इसके अलावा जो घूमना फिरना वो अस्थायी निवास कहलाता है। घूमकर जीवन तो था ही उसका, घूमता फिरता रहता था, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। उसके बाद में मैं बात करता हूं पूरा पाषाण काल के बाद में। देखो मध्य पाषाण काल की बात करता हूं, थोड़ा सा मध्य पाषाण काल समझो। 1 लाख से ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व की भी बातें करेंगे अपन। देखो 1 लाख से लेकर के यहां पर 40,000 ईसा पूर्व की बातें करूं तो यहां पर ये पाषाण जो औजार मिले हैं, क्योंकि पत्थरों से निर्मित औजार थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ नहीं, माइक्रोलिथ कहा जाता था। थोड़ा सा ये सुधार लेना, क्या कहा जाता था इसको? माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी कि उसे लघु पाषाण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लघु पाषाण। पाषाण औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, यह ध्यान रखना, और इसे लघु पाषाण कहा जाता था, यह ध्यान रखना। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये आज की पीपीटी में, आगे की पीपीटी में कभी नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, इसमें कोई दोहराया नहीं था। अभी उनको समझा दिया मैंने, पूरा ज्ञान दे दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके सामने सारी चीजें रखी जाएगी। अभी वो नए नए हैं, उनको ऐसे टीचर से पाला पड़ा नहीं है। अब वो सब समझा दिया मैंने, उनको सिखा दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गुरुजी को कंप्यूटर नहीं आता। मैंने उनको वो भी सिखा दिया थोड़ा सा। आगे ऐसी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जीवन में आप जानते हो इंसान बना इसीलिए गलती करने से, लेकिन गलती करता और वो सुधार लेता, वही तो इंसान है, उसी को तो इंसान कहते हैं। अगर वो सुधारता नहीं है तो फिर क्या है रे? आदि मानव। चलो मैंने टोंड भी मार दिया और टॉपिक की भी बातें हो गई। तो आदि मानव वही तो है जो सुधार नहीं करता। अपन तो मनुष्य हैं जो सुधार करते हैं। सही है? तो देखो यहां पर इस दौरान देखो मध्य पाषाण काल में उसने कृषि के कार्य की और पशुपालन कार्य की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ऐसा कोई खास जो परिवर्तन देखने को मिलता वो अभी परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर कृषि कार्य और पशुपालन की शुरुआत हुई है मध्य पाषाण काल। पत्थर के औजार बनाना शुरू किया है उसने, और ऐसे औजार माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है, यह भी ध्यान रखो। उसके आगे की बातें करते हैं, आगे की पीपीटी पे चलते हैं। देखो अपन ने पूरा पाषाण काल की बात की, मैंने मध्य पाषाण काल पीछे चल के बात की थी। आगे की बात करता हूं नवपाषाण काल में। देखो नवपाषाण काल की बात करता हूं, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व की बातें करेंगे। नवपाषाण काल में मैं स्थान की बात करता हूं, बुर्जहोम, जो कहां पर पड़ता है? कश्मीर में। कहां पर पड़ता है? कश्मीर के अंतर्गत। यह ध्यान रखो, स्थान है कश्मीर। मेरे भाई को कश्मीर तो कर, मैं स्थान नहीं बता सकता, पर वो तो उसको करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, करवा देंगे। कश्मीर है, बुर्जहोम में पड़ता है। वहां पर गड्ढे मिले, गड्ढे, और उस गड्ढों के नीचे एक घर मिले जहां पर आदि मानव रहता होगा। और ऐसे गड्ढों को क्या कहा जाता था? जहां पर मनुष्य रहता था, तो ध्यान रखना गड्ढों के नीचे, किसके नीचे? गड्ढों के नीचे रह करके जो रहने की क्रिया, किसकी क्रिया? रहने की क्रिया। और ये जो रहने की क्रिया ने मेरे भाइयों, ये गर्तवास कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्तवास। ये समझ लेना, क्या कहलाता है? ये गर्तवास कहलाता है, ये समझ जाओ। रहने की क्रिया आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है, छठी क्लास की किताब है, एनसीईआरटी में चलती है छठी क्लास की किताब, यह ध्यान रखना। उसमें गड्ढों के नीचे रहने की क्रिया को गर्तवास कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य रहता है और बस जाता है, उसको बसने की क्रिया कहते हैं, जहां पर कृषि का कार्य करने लग जाता है। क्या कहलाता है वो? बसने की क्रिया। ये भी समझ लो, पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही है, ये समझ लेना। कैसी बातें हो रही है? पॉइंट टू पॉइंट, ये समझ लेना।
उसके बाद में स्थायी निवास बना करके वो रहने लगा। क्या रहने लगा? वो स्थायी आवास निवास बना करके, और यहां पर रहने लगा तो उसको क्या कहा गया? गर्तवास। ये ध्यान रखना, क्या कहा गया? गर्तवास। क्या कहा गया? गर्तवास। मैंने बात की है ना, समझो इस बात को। काफी क्वेश्चन आते रहे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। क्या आते हैं यहां से? काफी क्वेश्चन आते हैं, ये समझो ना। क्या आते हैं? काफी क्वेश्चन आते हैं, ये समझो। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे स्थायी आवास की। उसके बाद देखो पशुपालन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? पशुपालन। देखो पशुपालन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? पशुपालन की बात करता हूं। और यहां पर पशुपालन के रूप में उसने पशुपालन कार्य किया है, और इस पशुपालन के रूप में उसने क्या किया है? कुत्ता पाला सबसे पहले। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि आदि मानव के द्वारा सबसे पहले पशुपालन जब कार्य किया गया था नवपाषाण काल में, तो उसने कौन सा पशु पाला? तो ये ध्यान रखना, कुत्ता पाला है। तो यहां पर पशुपालन के रूप में कुत्ता पाला, उसके बाद में भेड़, और उसके बाद में क्या है? बकरी। इसका मतलब दुधारू पशु कुत्ते के बाद आया, और दुधारू पशु के रूप में भेड़ आई है, उसके बाद आई है बकरी। खाद्यान्न उत्पादकता, क्योंकि कृषि कार्य करता था, अभी नीचे बात करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य में उसने खाद्यान्न के रूप में फसलें उगाई है, कृषि का कार्य किया और फसलें उगाई भी है। उसने कौन सी उगाई है? गेहूं। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कई बच्चे मोटा दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ऐसा थोड़ी है, जब आपको पता है कि यहाँ पर वैदिक काल चला है और वहां पर आपको पता है हवन कुंड और अग्नि वेदिका की साक्ष्य मिली है, हवन कुंड में जौ का प्रयोग लिया जाता था, वहां मोटा दिमाग लगाता है? नहीं, वहां प्रयोग लिया होगा उसने, प्रयोग अलग बातें। यहां पर खाद्यान्न के रूप में गेहूं लिया है सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी किताबें उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उठा के देख लो, पता लग जाएगा ना, फिर डरने की कहां बात है। जो मौसमी किताबें मार्केट में चलती है उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मानता कौन है? एग्जाम संस्था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी किताबें या हिंदी ग्रंथ अकादमी, यही स्रोत मानती है, इसके अलावा कोई स्रोत नहीं मानती। देखो उसके बाद में जौ की बात करता हूं, उसके बाद में चावल की बात करता हूं, ये समझो आप। इसके अलावा इसने पहिए का भी प्रयोग किया है, इसका मतलब पहिए का आविष्कार हो चुका था। यहां पर हस्तकुटार के बाद में पहिए का आविष्कार हुआ है, लेकिन पहिए का प्रयोग इसने बैलगाड़ी में नहीं किया है। तो बैलगाड़ी में नहीं किया तो किसने किया? तो कुम्हार ने किया है। और आपको पता, कुम्हार तो जानते हो ना, एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको पता समाज में 4 वर्ण चलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी भी अपन बातें करेंगे जब भारतीय इतिहास टॉपिक चलेगा, कभी मेरे को पढ़ाने का मौका मिलेगा तब वैदिक काल पढ़ाऊंगा आपको खतरनाक तरीके से, उसमें अपन ये चीजें पढ़ते हैं। यहां पर कुम्हार ने, और कुम्हार क्या करता है? चाक पर वो बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया था पहिए का। उसके बाद में कहीं बैलगाड़ी में प्रयोग आया होगा, जो बैलगाड़ी यहां पर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भार को ढोने में, उठाकर ले जाने में प्रयोग ली जाती है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? नवपाषाण का। पहिए का प्रयोग सबसे पहले कब किसने लिया? तो कुम्हार ने लिया था, ये समझ लेना। कब हुआ? तो यहां पर 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के दौरान। कुछ भी पूछे रे बाबा, ना डरने की बात है, जब सारी चीजें क्लियर है तो फिर टेंशन काहे का है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पत्थर के औजार बनाना। किसके औजार बनाना? पत्थर के औजार बनाना, यह ध्यान रखना, पत्थर के औजार बनाए उसने। इसके अलावा कृषि का प्रयोग तो उसने किया, कृषि का कार्य किया, लेकिन यहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। और ये कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं ना, वो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान। आपसे पूछा जाएगा कि कृषि के प्राचीनतम स्रोत कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान। और ये वर्तमान में कहां चला गया? पाकिस्तान। प्राचीन समय में तो भारत में ही था रे, लेकिन जब यहां पर 1947 के दौरान 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, उसके अंतर्गत तो पाकिस्तान में चला गया वो। तो यहां पर स्थान वर्तमान तो पाकिस्तान में पड़ता है।
जब अपन राष्ट्रीय आंदोलन और भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ेंगे तब ये बातें कर लेंगे रे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब बातें करेंगे इनके बारे में भी। अभी तो अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, तो डरने की कहां बात है। चलो आगे की भी बात करते हैं। मैं बात करता हूं, इसके बाद में अपन ने बात की है, पहले बात की थी प्रागैतिहासिक काल। अब अपन बात करते हैं यहां पर इतिहास के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट, यहां पर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की। उपकरणों के आधार पर बात कर रहे हैं अपन, यह तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करता हूं। और यहां पर नवपाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल उसके बाद शुरू हुआ है, तो 10,000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बातें हैं, ये समझ लो। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व की क्या है, बातें हैं। अब 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बातें हैं, तो उसको अपन देख लेते हैं ना, क्या क्या यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो लिखित इतिहास मिला है, कहीं कहीं जो आदि मानव था उसने लिख करके अपने स्रोत तो जाहिर किए हैं, उसके इतिहास के लिखित स्रोत तो मिले हैं, परंतु जिसने लिखा है वो ही पढ़ सकता था, क्योंकि लोगों को लिपि का ज्ञान हुआ ही नहीं था, भी लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो परंतु लिपि को पढ़ा नहीं गया। अपठनीय थे ये लिखित इतिहास जो थे, अपठनीय थे, लिपि को पढ़ा नहीं गया। जब लिपि को पढ़ा नहीं गया तो अपने को पता कैसे लगेगा। इसी आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान एक सभ्यता भी मिली है, और उस सभ्यता का नाम क्या दिया गया ये भी समझो, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये समझ लो, कभी की मानते हैं तो एनसीईआरटी जो किताबें हैं ना, वो इसको 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व की मानती है। 2600 से लेकर के कब की मानती है, 1900 ईसा पूर्व की मानती है एनसीईआरटी किताबें। लेकिन अलग अलग विद्वान भी अलग अलग मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स है जैसे मान लो, तो यहां पर 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। यहां पर उसके बाद में मैं बात करता हूं, यहां पर सर जॉन मार्शल है 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व मानते। उसके बाद में मार्टियर व्हीलर की भी बात कर लेते हैं ना, वो यहां पर 2500 से 1500 मान लेता है। यहां पर सारगोन अभिलेख की बात करता हूं तो 3200 ईसा पूर्व 3250 से 2700 ईसा पूर्व मान लेता है। उसमें क्या बात है, तो अलग अलग विद्वान है। यहां पर अगर बात करता हूं मैं, जैसे मैं पुरानी जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें से तो यहां पर 2500 से 1800 ईसा पूर्व मानते हैं, क्या दिक्कत है। तो अलग अलग किताबें अलग अलग, ये भी नई एनसीईआरटी किताबें आई है उसमें 2600 से 1900 मानते हैं, ये भी समझो आप। इस सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इसका मतलब सर्वप्रथम प्रयोग किसका हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तांबे का प्रयोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले धातु का प्रयोग का स्रोत कहां से मिले हैं, तो सभ्यता से मिले हैं, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता। किस धातु का प्रयोग हुआ है, तो तांबे का प्रयोग हुआ है, ये समझ लेना। इस कारण ही इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये समझ लेना। किस सभ्यता के नाम से, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये भी समझ लेना। सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, ताम्र युगीन। लेकिन बाद में आदि मानव जो मनुष्य था ना, उसमें तांबे में भी जो धातु मिली है उसमें भी अन्य धातुएं मिक्स करने लगा रहा, जो मिलने लगी खोज के दौरान। उनमें से एक धातु और मिली जिसका नाम था टिन। इस टिन को किस में मिलाया गया, तांबे में मिलाया गया, ये समझो आप। किस में मिलाया गया, तांबे में मिलाया गया। और तांबे में मिलाने के कारण एक नई धातु बनी गई जिसको नाम दिया गया कांसा। क्या नाम दिया गया, कांसा नाम दिया गया, ये भी समझ लेना। किस नाम से जाना गया इसको, इसका मतलब है कांसे के नाम से जाना गया, ये समझ लेना। तो तांबे में एक धातु मिली टिन, और इसको नाम दिया गया, अलग नई एक धातु बनी, मिक्स धातु, और उसका नाम है मिश्रित धातु का कांसा। इसलिए ही यह सभ्यता क्या कहलाई,
ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। क्या कहलाई? ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। ये ध्यान रखना। आप ये समझो कि इस सभ्यता में तांबे का प्रयोग करने के कारण ताम्र युगीन सभ्यता कहलाई, और एक नई धातु मिलाने से मिक्स धातु के कारण यह सभ्यता का नाम पड़ा गया ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। और ये आपको पता, जब 2021 की एग्जाम हुई थी, पीटीईटी के एग्जाम, उस पीटीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? सुनो कि यहां पर तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाने से कांसे का निर्माण हुआ, और वो थी टिन। पीटीईटी का एग्जाम लगा था, 2021 की बातें थी, देख लेना यूट्यूब पे डाल करके। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे भी, मेरे साइंस के क्वेश्चन भी इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है, टीचर नॉलेज देता ही नहीं है। बच्चा सफल कहां से होगा? मार्केट से जाता है, किताबें उठा के ले आता है। अरे ऐसे टीचरों से पढ़ो ना जिनको पूरी नॉलेज हो। तो बस यही तो चीजें समझनी है, बस डाउट क्लियर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों को लगता है हिस्ट्री बोरिंग है। अरे पढ़ाने वाला विद्वान हो, बोरिंग कहां से है? आनंदमय तरीके से पढ़ाओ, चेहरे पे मुस्कान हो, बस शेड रह करके पढ़ाने से क्या मतलब है? अपन तो काम वही करते हैं बस। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इतिहास के वर्गीकरण में तीसरा पार्ट ऐतिहासिक काल, और इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो समय की बात करते हैं, क्योंकि समय जिसका समाप्त होता है उसका अगले पार्ट का शुरू होता है। तो यहां पर 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक की बात करेंगे अपन, और इसके अंतर्गत लिखित इतिहास मिला है। क्या मिला है? लिखित इतिहास। क्योंकि लिखित इतिहास तो पहले भी मिला था, पर लिपि का ज्ञान नहीं था। पर वो स्रोत तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? वो तो आज भी है, वर्तमान में भी उपलब्ध है वो तो, क्योंकि वर्तमान समय तक की तो बातें कर रहे हैं अपन। परंतु कैसा था वो? पठनीय था। अब पठनीय था तो इसका मतलब ऐसे जो लिखित इतिहास के लिए जो चाहे अभिलेख हो चाहे यहां पर शिलालेख हो, वो मिले तो हैं। क्योंकि आपको पता है, यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि विश्व का सबसे प्राचीन जो यहां पर अभिलेख मिला है वो बोगजकोई का अभिलेख है, जो 1400 ईसा पूर्व समय का था, उस समय लिखा गया था। ये समझ लेना, भारत में भी लिखित इतिहास के लिए अभिलेख मिले हैं। और ऐसे अभिलेख किसके थे? अशोक के। अशोक के अभिलेखों को यहां पर 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने दिल्ली में खोजा था, लेकिन टिफिन थेलर को लिपि का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में यहां पर 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा, उसको लिपि का ज्ञान हुआ, और इस लिपि को भारत में ब्राह्मी के नाम से जाने गए। यह समझ लेना, किस नाम से जाने गए? ब्राह्मी। यही ब्राह्मी लिपि जहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में खरोष्ठी के नाम से जाने गए। किस नाम से? खरोष्ठी के नाम से। और ये जो खरोष्ठी थी, ये जो लिपि थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और रिट में क्वेश्चन आया था यही, अभी जो रिट का मेन एग्जाम लगा था ना, उसी में ये क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि यहां पर अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा नामक जो अभिलेख है ना, अभिलेख का मतलब जो वृहत शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखे गए थे, ये शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, किस लिपि में लिखे गए? लिपि पूछा था। और इस लिपि में स्थान के आधार पर आना चाहिए खरोष्ठी, क्योंकि उसमें ब्राह्मी भी था, खरोष्ठी भी था, अरेमाइक भी था। यहां पर बात करता हूं मैं, और भी अन्य जो लिपियां थी उसमें शामिल थी। तो अपने को स्थान के अकॉर्डिंग किस में आएगा? खरोष्ठी में। आंसर यही था, देख लेना पेपर उठा करके। तो यहां पर जो लिपि थी खरोष्ठी के नाम से जानी गई, यहां पर पाकिस्तान। तक्षशिला में जो पाकिस्तान में चला गया, अरेमाई के नाम से जाने। यहां पर एक शहर पड़ता कंधार के अंतर्गत सारे एक कोना, जो अफगानिस्तान में है, वहां पर ग्रीक प्लस अरेमाई के नाम से जानी गई। ये समझ लेना। तो इस प्रकार की जो लिपि है वो भी मैंने आपको जानकारी दी है। पर ये जो चीजें हैं लिपि से संबंधित, भाषा से संबंधित, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो, जहां पर मौर्य काल पढ़ते हैं, उनको यहां पर पढ़ाया जाता है।
लेकिन अपन ने यहां पर इसकी बातें की तो इतिहास का वर्गीकरण आपके समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे पता है। इसके बाद की भी मैं बात करता हूं, थोड़ा सा भारत का इतिहास की भी अपन बात कर लेते हैं। अगर इतिहास की बातें ही हो रही है तो थोड़ा सा भारत का इतिहास की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो भारत का जो इतिहास है ना, जहां पर जो मैप देखने को मिलता है, अब आप देखते हो जहां पर मैप है अभी वर्तमान की, तो अगर मैं बात करूं ना तो ये जो वर्तमान है ये कहीं ना कहीं आपको पता है श्रीलंका देखने को मिलता है और ये है भारत। और आपको पता है ये भारत की राजधानी है दिल्ली। कहां पर है ये? दिल्ली राजधानी है। लेकिन ये जो पहला फैला हुआ स्थान है ये तो जो क्या है, भारत ही है, ये समझो आप। लेकिन पहले तो इससे भी बड़ा था। अफगानिस्तान भारत में आता था, नेपाल भारत में था और चीन का आधा क्षेत्र भारत में था, पाकिस्तान बड़ा ही नहीं था। ये पूरा क्षेत्र वृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता था, ये तो समझो आप। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की तो उत्तर दिशा तो होगी। उत्तर में हिमालय से लेकर के, कहां से लेकर के? हिमालय से लेकर के, क्योंकि अब चलेंगे अपन दक्षिण की ओर। दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में क्या है? समुद्र है कि नहीं है? यहां पर आप देखते हो कि बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। तो दक्षिणी इलाका तो थोड़ा सा समुद्र की ओर ही पड़ता है। ज्योग्राफी तुम पढ़ोगे तो वैसे ही अच्छा समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहां पर समुद्र तक फैला ही है बेचारा। यहां श्रीलंका से देख लो आप, जो यहां समुद्र अलग करता है श्रीलंका को। सही है या गलत है? करता है कि नहीं करता है? तो देख लो, मैं बता देता हूं कि गुरुजी करता तो है। ये क्षेत्र करता है कि नहीं करता है? समुद्र है चारों तरफ, ये समुद्र है कि नहीं यार? ये फैला हुआ कि नहीं है? तो चारों तरफ समुद्र से फैला हुआ है, ये समझ लो आप। क्या कर लो आप? ये समझ लो। देखो अब यहां पर ये जो उपमहाद्वीप है, क्योंकि महाद्वीप के अंतर्गत है तो ये उपमहाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा समझ लो, भारतवर्ष के नाम से ये ज्ञात है स्थान। आपसे पूछा जाएगा कि इसको किस नाम से जाना जाता, तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप है, भारत एक है उपमहाद्वीप। भारतवर्ष का नामकरण है, यहां पर भारत का नामकरण है भारतवर्ष। अब इस भारतवर्ष का जो है, भारत का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो महाकाव्यों में भी मिलता है। किस में मिलता है? महाकाव्य। अब आप महाकाव्य की बात करते हो तो यहां पर जैसे कालिदास है, तुलसीदास है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी महाकाव्यों की रचनाएं की है। जैसे यहां पर हम बात करता हूं, यहां पर कालिदास की मेघदूत है, ऋतुसंहार है, विक्रमोर्वशी है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतुसंहार है, कुमार संभव है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नाटक भी है, यहाँ पर महाकाव्य भी है। इनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस महाकाव्यों में यहाँ पर भारत के विस्तार की और भारतवर्ष के नाम की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण है। अब आपको पता पुराण है, पुराण ये तो पता होना चाहिए पुराण होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है ये पता होना चाहिए। तो इनकी संख्या कितनी है? 18। कितनी है इनकी संख्या? 18 है, ये भी समझ लो। जब अपन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और वैदिक काल पढ़ेंगे तब पुराण पढ़ते हैं। उनके अंतर्गत इस देश को, इस राष्ट्र को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखो, किसके नाम से जाना जाता है इसको? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ये समझ लेना। किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखो, एक बार भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, या इसे भारतवर्ष के अलावा भारत यानी कि भरत का देश, किस नाम से भी जानते हैं इसको? भरत का देश। क्योंकि आपको पता है यहां पर एक राजा हुआ था भरत। क्या हुआ था? भरत। भरत कौन था? यह आपको पता होना चाहिए, दशरथ का पुत्र।
राजा दशरथ का पुत्र था, उनमें से एक पुत्र था भरत, उसके नाम पर कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहां पर इसका भारत नाम पड़ा था। भारत देश के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। यहां के निवासियों को किस नाम से जानते हैं, तो भारतीय। किस नाम से जानते हैं, भारती के नाम से जानते हैं, ये भी समझना। या राजा भरत की संतान के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, राजा भरत की संतान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राजा भरत की संतान के नाम से जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी देखो, अब आपको पता है गुरुजी हम तो भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं शब्द, कोई बात नहीं, आप इंडिया के नाम से जानते हो, बहुत बढ़िया बात है, गौरव की बात है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ये इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। पल पल का नॉलेज, पल पल का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता है, कह देते हो आप, पर कहने से पहले ये समझो आप में उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। विद्वान कौन बनेगा, जो पहले नॉलेज रखेगा। तो मैं बता देता हूं आपको, इंडिया जो शब्द है ना, इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकला है। किसे, इंडस शब्द से। और ये इंडस जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रीक या यहां पर यूनानी भाषा का शब्द है। और इसे संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सिंधु के नाम से। यह समझो आप, किस नाम से जाना जाता है मेरे लाडलों, सिंधु के नाम से जाना जाता है, यह समझ लेना। और आपको पता भारत में यहां पर उत्तर पश्चिम की ओर एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, उसको आजकल सिंध नदी के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र को सिंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यह भी समझो आप। अब यहां पर जो सिंधु नदी बहती थी, और इसके कारण, इसको संस्कृत भाषा के कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया, सिंधु, यह समझना आप। तो आपको कई जो शब्द है वो क्लियर हो चुके हैं, ये भी देखो आप। एक तो भारत का इतिहास के बारे में जानकारी मिल गई, और आपको पता इनसे संबंधित जो को रिलेटेड आपको परेशान कर रही थी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। आगे की बात करता हूं, थोड़ा सा देखो। देखो यहां पर भारत में सबसे पहले ईरानियों ने अधिकार किया था, क्योंकि ईरान का एक राजा था डेरियस प्रथम, उसने भारत पर आक्रमण किया था और इस भारत क्षेत्र को जीत करके ईरान का 20वां प्रांत बना लिया था। उसके बाद में इसे स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि यूनानियों ने आक्रमण करके डेरियस प्रथम के वंशजों को पराजित कर दिया था। और यहां पर किसका अधिकार हो गया, यूनानियों का। यह भी समझो आप, यह मत समझना पहले भारत स्वतंत्र था क्या। अब यहां पर यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया, और सिंधु क्षेत्र को इन्होंने क्या कर दिया, हिंदोस अथवा इंदोस कह दिया। क्या कह दिया, हिंदोस अथवा इंदोस, यूनानी भाषा का शब्द है। अब यह तो पता चल गया कि पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, राजा डेरियस प्रथम था, और ईरानियों का 20वां प्रांत बन चुका था। यूनानियों ने ईरानियों को पराजित किया, और इस दौरान यूनानी भाषा का शब्द के कारण यहां पर क्या कह दिया, सिंधु नदी को मानो या सिंधु क्षेत्र को हिंदोस अथवा इंदोस कह दिया। यह समझो आप। वैसे आपको पता है इंडस शब्द से बना और संस्कृत भाषा का शब्द था वो, यह समझो आप, सिंधु। लेकिन सिंधु यूनानी भाषा का शब्द क्या हो गया, हिंदोस अथवा इंदोस। आप ये भी देखो कि यहां पर सिंधु जो नदी है, यह सिंधु नदी के पूर्व में जो प्रदेश स्थित है, क्योंकि सिंधु नदी के पूर्व में आते अपन, और यही तो प्रदेश क्या कहलाता है, इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिया। सिंधु क्षेत्र के पूर्व में स्थित जो प्रदेश है ना, वो क्या कहलाता है, इंडिया कहलाता है। यह ध्यान रखना। ये चीजें आपकी बातें हो गई, क्वेश्चन कैसे ही पूछे रहे, ध्यान तो आपको रखना है। मैंने इतनी चीजें आपको बता दी, वीडियो तो बार बार आपको देखना ही पड़ेगा। और आपको पता है ये अप बाइंड प्लेटफॉर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा एक दिन। और अब आप सफल हो गए ना, तो फिर हेमराज सर जैसे टीचरों को तो भूल ही नहीं सकते, बाकी जो पढ़ा रहे हैं उन टीचरों को तो आप भूल ही नहीं सकते फिर, क्योंकि जो जीवन बदलता है ना,
अगर उस इंसान को ये अगर भूल गए ना तो फिर मतलब नहीं है जीने का। फिर आप इंसान नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो। और आप सोचो, गुरु न स्टूडेंट से झूठ बोल सकता है, न स्टूडेंट गुरु से, क्योंकि गुरु जी की दक्षिणा उसकी सच्चाई और परिश्रम पर टिकी होती है। और गुरु जी की जो दक्षिणा, कहने का मतलब जो गुरु जी की भावना है, वो स्टूडेंट की सफलता पर टिकी होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, तो बात की है, सही बात है, इंडिया कहा है भारत को, लेकिन यूनानियों को उसके बाद में पराजित किया गया, किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। फ्रांसीसियों को पराजित किया गया किसके द्वारा? तुर्कियों के द्वारा। और तुर्कियों में अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके भारत में की थी। और यहाँ पर 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। उसके बाद में यहाँ पर इनके साथ मुस्लिम इतिहासकार, तुर्की इतिहासकार भी आए। उसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया बाबर के नेतृत्व में, और बाबर ने भारत में यहाँ पर मुस्लिमों की क्या की, यहाँ पर नींव रखी। उसके दौरान ये समय जो था, ये मध्यकालीन इतिहासकारों के दौरान मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा गया था। भारत को किस नाम से जाना गया? हिंद। जब भी तो आपको पता है, हिंद महासागर के नाम पर कहीं ना कहीं इसका नाम पड़ा है हिंद, क्योंकि वो हिंद क्षेत्र से ही आए थे, और हिंदुस्तान के नाम से ये क्षेत्र जाना गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद में बात करता हूं, इतिहास को जानने के कई स्रोत मिलते हैं, और इतिहास को जानने के जो स्रोतों की मैं बात करता हूं, तो इतिहास के जो स्रोत है वो 4 स्रोत मिलते हैं। कितने स्रोत मिलते हैं? वो 4 स्रोत मिलते हैं, ये समझ लेना। कितने स्रोत मिलते हैं? 4 स्रोत, ये ध्यान रखना। अब 4 स्रोत कौन कौन से मिलते हैं ये भी ध्यान रखो। एक पड़ता है धर्म ग्रंथ। कौन सा पड़ता है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के माध्यम से ही अपने को क्या मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ की बात करें, जैसे धर्म ग्रंथों में कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो भारत में जो इतिहासकार आए हैं, वो भी जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचनाएं की है, हिस्टोरी का है, महाभारत है, रामायण है, जो भी चीजें इतिहास को लेकर है वो धर्म ग्रंथ ही है। तो इन सबकी अपन डिटेल से बात करेंगे, पर पहला स्रोत है इतिहास को जानने के धर्म ग्रंथ। अब यहां धर्म ग्रंथ है, इसका मतलब पहला स्रोत है, ये भी मानते हैं। दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक स्रोत। कौन सा स्रोत है? ऐतिहासिक स्रोत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल पैलेस, या यहां पर ग्रंथ की बात हो रही है तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट। उसके बाद में दूसरा है यहां पर विदेशियों का विवरण। कौन सा विवरण है? विदेशियों का विवरण, ये ध्यान रखना। विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था रे, और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, और अपना वक्तव्य के माध्यम से ही उन्होंने अपना जो विवरण जिन पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा है, वो विदेशियों का विवरण कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं डिटेल्स ऑफ फॉरेनर्स। इंग्लिश वालों को भी पता होना चाहिए। तीसरा यहां पर है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत है, यह समझो। आपसे पूछा जाएगा कोई इतिहास को जानने के स्रोत, तो मैं बता देता हूं आपको। वैसे आप जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बीए की जब कॉलेज स्तर में पढ़ते हो, तो वहां पर 5 स्रोत बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। जो किताबें चलती है उसमें 5 स्रोत बताए गए हैं, ये समझ लेना। लेकिन अपने को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 स्रोत है, तो अपने को कंपटीशन के हिसाब से 4 स्रोत ही याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद में मैं बात करता हूं आगे की। इतिहासकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी समझो आप। किसकी बात करेंगे अपन? यहां पर इतिहासकार की बात करेंगे, ये समझो आप। क्योंकि इतिहासकार जो चीज है
वो इतिहासकार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके माध्यम से ही तो अपने को इतिहास के बारे में क्या मिली है, जानकारी मिली है। यह समझो आप। सबसे पहले अपन बात करेंगे विश्व इतिहास का जनक। किसका जनक है? विश्व इतिहास का जनक। विश्व इतिहास का जनक है जिसको नाम दिया गया है हेरोडोटस। क्या नाम दिया गया है? हेरोडोटस, क्योंकि इस पूरे विश्व का जो रचयिता है। तो इसी दौरान विश्व इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस का माना गया। उसके बाद में देखो आप, ये जो हेरोडोटस है इसने इतिहास को लेकर के जो अपना वक्तव्य दिया, क्योंकि पूरे विश्व का भ्रमण किया था तभी वक्तव्य दिया होगा। यहां पर जो सामग्रियां मिली है उनको पहचान करके समझ करके ही वक्तव्य दिया होगा। तो इसी दौरान ये जो हेरोडोटस था ये वैसे यूनान का ही निवासी था। तो मैंने कहा था ना कि ईरानियों के ऊपर जो आक्रमण किया था वो यूनानियों ने किया था, तो इसका मतलब ये यूनान का निवासी था। अब ये पता होना चाहिए कि ये जो था ये है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर आया था? ये भारत आया था। ये समझ लेना कब आया था? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था, ये समझ लेना। अब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था, उसके बाद में इसने क्या किया था? यहां पर भारत का भ्रमण किया था। मैं बात करता हूं इस दौरान, देखो इसने भारत का भ्रमण करने के बाद में इसने हेरोडोटस ने, क्योंकि हेरोडोटस की बात कर रहे हैं अपन, तो इसने लैटिन भाषा के अंतर्गत, कौन सी भाषा के अंतर्गत है? लैटिन भाषा के अंतर्गत। और इस लैटिन भाषा में हिस्टोरिका नामक धर्म ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई थी। कौन से धर्म ग्रंथ की रचना की गई थी? हिस्टोरिका नामक धर्म ग्रंथ की रचना की गई थी। ये ध्यान रखना। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। किसने की थी? हेरोडोटस ने। विश्व इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का। भारत कब आया था हेरोडोटस? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बनने दो क्वेश्चन, कितने बनेंगे अपन, है ना, सब क्लियर। यहीं पर एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनने दो। देखो इसने लैटिन भाषा में हिस्टोरिका नामक धर्म ग्रंथ की रचना की। यह जो पुस्तक है इतिहास का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है। यह जो पुस्तक है वो इतिहास का क्या है? पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, यह समझ लेना। इतिहास का क्या है? यह पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, यह समझ लेना। मैंने बात की थी कि ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। कब आया था ये? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब आया था ये भारत? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था, यह भी ध्यान रखना। इसने बताया था कि भारत ईरान का 20वां प्रांत था, और अपन ने बिल्कुल बातें की है कि भारत पर पहले ईरानियों का अधिकार था। इसने बता भी दिया कि भारत ईरानियों के अधीन था और ईरानियों का 20वां प्रांत था, और यहां पर ईरान का एक राजा था डेरियस प्रथम। इसको ही अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, राजा की, और राजा का नाम क्या था? तो डेरियस प्रथम। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या नाम था? डेरियस प्रथम, ये भी पता होना चाहिए। और इसका अधिकार था भारत पर, और भारत 20वां प्रांत था ईरान का। इस बात की पुष्टि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक धर्म ग्रंथ में की है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहां पर भारत का इतिहास का जनक। किसका इतिहास का जनक की बात करता हूं मैं? भारत का इतिहास का जनक की मैं बात करता हूं, यह समझ लेना। और भारत का इतिहास का जनक कौन है? मेगास्थनीज। और ये जो मेगास्थनीज था, ये मेगास्थनीज उस समय जब मौर्य साम्राज्य था। अब मौर्य साम्राज्य आपको पता 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच का साम्राज्य था। लेकिन उस समय 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व के दौरान भारत का एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके शासनकाल के अंतर्गत यहां पर सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। उस सेल्यूकस निकेटर ने यहां पर मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
और यहां पर ये क्या हुआ था, ये भारत आया था और इसने इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 8 वर्ष का समय व्यतीत किया था। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का समय, यानी कि 8 वर्ष के समय से लेकर के 14 वर्ष का समय बीच में व्यतीत किया था, इतना सा समथिंग था। और इसने जो इस दौरान एक पुस्तक की रचना की थी, इंडिका नामक पुस्तक की। कौन सी पुस्तक की? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, यह ध्यान रखना। और यहां पर इंडिका नामक जो पुस्तक है, यहां पर यह इंडिका नामक जो पुस्तक है, यह मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यह इंडिका नामक पुस्तक है, यह इंडिका नामक पुस्तक वर्तमान में इसके स्रोत उपलब्ध नहीं है। पता नहीं तुर्कियों ने चुरा कर ले गए या मुगलों ने चुरा कर ले गए या अंग्रेजों ने चुरा कर ले गए, इसलिए यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं आगे की बात करता हूं, थोड़ा सा देखो आप। यहां अपन ने भारत के इतिहास की बातें की थी, लेकिन भारत में मेगस्थनीज के बाद में एक विद्वान और था जिसका नाम था वेदव्यास। ये जो वेदव्यास था, इसको भी इतिहासकार मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वेदव्यास, इसे भारत में इतिहासकार के नाम से तो जानते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतिहास का जनक भी अगर कह दें तो भी बुरी बात नहीं है। इस वेदव्यास का जन्म नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? नेपाल में। क्योंकि नेपाल, यह समझ लो, पहले भारत का हिस्सा था, नेपाल अलग राष्ट्र नहीं बना था। ये इससे वेदव्यास जी से जानकारी मिल रही है। तो इतनी स्रोतों की संबंधित जो ऑथेंटिक जानकारी है, मैंने आपके सामने रखे हैं, ये समझ लेना। कोई लाइन टू लाइन गलत हो ही नहीं सकती। और इस वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में एक धर्म ग्रंथ की रचना की है, महाभारत की। और ये जो महाभारत था, इसकी रचना जो हुई है वो 400 ईसा पूर्व के दौरान यहां पर हुई थी। और ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता मैं, गुप्त काल के आसपास इस महाभारत की रचना हुई है। इस महाभारत की जो रचना 400 ईसा पूर्व में शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन पूरा तो गुप्त काल में ही हुआ था ये। इस महाभारत में, क्योंकि आप देखो, आप महाभारत को एक चरण में पूरा नहीं हुआ है। महाभारत का प्राचीन जो नाम था वो जय संहिता था, क्योंकि इस महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, ये ध्यान रखना। और इसके कारण ही इसको नाम दिया गया जय संहिता, क्योंकि प्राचीन नाम जब शुरुआत हुई तो इसका जय संहिता था, ये ध्यान रखना। 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा, ये भी ध्यान रखना। कितने श्लोक होने के कारण? 24,000 श्लोक होने के कारण श्लोकों की संख्या बढ़ी है इसमें। 8,000 आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रारंभिक नाम, प्राचीन नाम जय संहिता है महाभारत का। महाभारत में प्रारंभ में जय संहिता में कितने श्लोक थे, कुछ भी पूछे तो 8,800 थे। महाभारत में 24,000 श्लोक होने के दौरान इसका नाम क्या रखा गया था? तो भारत रखा गया था। तो हो सकता है इसके आधार पर ही भारत का नाम कहीं भारत पड़ा हो, यह भी समझो। इसके बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ती गई आधुनिक भारत के दौरान, और श्लोकों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 1 लाख। कितनी हो गई? 1 लाख। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? सतसहस्त्र संहिता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सतसहस्त्र संहिता नाम दिया गया। ये समझो, इसका मतलब वर्तमान में इसको क्या नाम कह सकते हैं? सतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है, ये समझो आप। तो अपन ये बात कर रहे थे यहां पर महाभारत को लेकर के, और महाभारत को लेकर के उसके बाद में देखते हैं कि वैसे देखा जाए तो महाभारत को पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब आप जानते हो कि वेद तो 4 ही है। यहां पर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। लेकिन यहां पर वेद के बराबर उपमा दी गई है, तो महाभारत को पंचम वेद के समान माना गया है, ये समझ लो, इसलिए इसे पंचम वेद कहते हैं। और ये एक बार क्वेश्चन भी आया था एसएससी के एग्जाम में। तो अपन बात कर रहे थे महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। इसके अलावा इसमें 18 पर्वों में इसके जो श्लोक थे उनको बांटा गया था, ये भी बातें हो चुकी थी। आप देखो, जो 18 पर्वों की बातें हो रही है
उसमें से एक पर्व था छठा पर्व। उस छठे पर्व को, कौन से पर्व को? छठे पर्व को नाम दिया गया एक देवता के आधार पर, और उसका नाम दिया गया भीष्म। राजा भीष्म जो था, जो देवता थे, भीष्म देवता, उस भीष्म पर्व के नाम से दिया गया। इसका मतलब इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं भीष्म के मंत्रों की जानकारी मिलती है, जो उसको रिझाने के लिए उसको अर्पित किए गए, इनकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात करें अगर भीष्म पर्व की, तो उसी भीष्म पर्व से भी जो धर्म ग्रंथ है एक अपना और भगवद गीता, जो आजकल भगवद गीता को सब लोग मानते हैं, हर घर में भगवद गीता में देखने को मिल जाती है। उस भगवद गीता की जो रचना हुई है वो भीष्म पर्व से ही हुई है। इसका मतलब महाभारत है या भगवद गीता की जो जननी है वो महाभारत को माना गया है, ये समझ लो आप। तो यहाँ पर भगवद गीता की रचना हुई है, ये भी आप समझ लो, किससे? महाभारत से। और महाभारत का 18 पर्व, उस 18 पर्व में से एक पर्व छठा पर्व, उस छठवें पर्व से यहाँ पर भगवद गीता की रचना हुई है, ये समझ लो आप। इसके आगे अगर बात करें तो देखो एक बार, ये जो भगवद गीता है, क्या है? भगवद गीता। ये भगवद गीता नीति शास्त्र, कौन से शास्त्र पर है? नीति शास्त्र पर। नीति शास्त्र का एक आधार होता है, उस स्तंभ पर टिकी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड टीचरों में, टीचर लाइन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भगवद गीता के नीति शास्त्र के आधार स्तंभ पर टिकी हुई है, और ये निष्काम कर्म का क्या देती है? आदेश देती है। ये भी ध्यान रखना, कौन से कर्म का? निष्काम कर्म का आदेश देती है, ये ध्यान रखना। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का आदेश देती है, ये ध्यान रखना। निष्काम कर्म का मतलब यह है कि अपने को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। गांवों में आपने कहावतें सुनी होगी, समाज में आपने कहावतें सुनी होगी कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तो यही तो भगवद गीता प्रदान करती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि इस भगवद गीता की 1784 ईस्वी में विल्किंस नामक अंग्रेज ने, विल्किंस नामक अंग्रेज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुवाद किया, यानी कि 1784 ईस्वी में विल्किंस नामक अंग्रेज ने इस भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं राजस्थान के इतिहास की ओर चलता हूं, और राजस्थान का इतिहास का जो जनक माना जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड की भी बात करें तो जो इसका जन्म हुआ है वो लिंगटन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में हुआ है। किस में हुआ है? लिंगटन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। कहां पर हुआ है इसका जन्म? लिंगटन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखना। इंग्लैंड का निवासी था ये, एक तरीके से ध्यान रखो। इसे राजस्थान का इतिहास का जनक मानते हैं, ये भी बात सही है, अपन ने बात की है। यहां पर इस जो कर्नल जेम्स टोड है, इसको राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि इसने जब राजस्थान का भ्रमण किया था उत्तर से लेकर के पश्चिम की ओर, है ना, उसके दौरान घोड़े पर सवार होकर के घूमा था, तो इसलिए इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। और घोड़े पर सवार होकर के जिसने राजस्थान का इतिहास का वर्णन कर दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसका नाम ही क्या बढ़ गया? घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा गया। इसको उपनाम है, ये भी समझ लेना। यहां पर कर्नल जेम्स जो टोड था, इस कर्नल जेम्स टोड ने इसने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक की रचना की जो शुरुआत की गई थी वो 1829 ईस्वी में की गई थी। लेकिन ये एक चरण में पूरी नहीं हुई। एक चरण जो लिखा गया था वो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज था, जिसकी रचना 1829 ईस्वी में हुई है। इसका जो दूसरा भाग था, वो दूसरा भाग 1832 ईस्वी में क्या हुआ है? पूरा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। इसका दूसरा भाग कब हुआ है? 1832 ईस्वी में पूरा हुआ है, ये समझ लेना। तो ये राजस्थान का जो इतिहास है, इसको लेकर के अपन ने क्या की थी? बातें की थी।
इतिहासकार से संबंधित अपने विश्व इतिहास का जनक की भी बातें की, भारत का इतिहास के जनक की भी बातें की, और राजस्थान का इतिहास का जनक की भी अपने क्या की है, बातें की है। तो ये इतिहासकार से संबंधित जो बातें हैं, अपने सिस्टम से बातें की है, उसके आगे की भी बातें करेंगे अपन। देखो, इसके साथ ही मैं आपसे क्या करता हूं, विदा लेता हूं। जो मैंने आपको इतिहास के परिचय से संबंधित जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी, आपने पढ़ा, सुना और वीडियो देखा होगा। मुझे जहां तक पता है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर आपको समझ में आया होगा। और आपको जो चीजें आपने आज तक नहीं पढ़ी थी, उनसे नई चीजें आपने पढ़ी होगी। इसी के साथ आज तो मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर अपना अगली जो क्लास है उसमें फिर मिलते हैं, उन नए टॉपिक में आपसे होते हैं रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत। बाय।